आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए और उसके 1 साल बाद ही उस व्यक्ति पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगें? कल्पना मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास एक उदाहरण मौजूद है। ये उदाहरण है इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद का, जिन्हें साल 2019 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसके 1 ही साल बाद उन पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगे थे। यानी साल 2020 में उन पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगे थे। दरअसल ये आरोप मुख्य तौर पर टिग्रे क्षेत्र में हो रही मानवीय हिंसा से संबंधित हैं। वही टिग्रे संकट, जिसको लेकर हाल ही में WHO के प्रमुख ने कहा है कि ये दुनिया भर में मौजूद सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक है और रंगभेद के कारण, रेसिज्म के कारण दुनिया इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद इथोपिया में जातीय संघर्ष की एथनिसिटी को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है उसके इतिहास पर बात करेंगे। साथ ही टिग्रे संकट की पृष्ठभूमि को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टिग्रे क्षेत्र में मौजूदा समय में जो मानवीय संकट मौजूद है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मौजूद है, उस पर बात करेंगे। साथ ही टिग्रे संकट के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, इथोपिया के लिए क्या निहितार्थ हो सकते हैं, पूरे अफ्रीकी रीजन के लिए क्या निहितार्थ हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा टिग्रे संकट और भारत के बीच क्या संबंध है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न मेंस का भी है और प्रश्न प्रीलिम्स का भी है। आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द टिग्रे क्राइसिस विच द WHO चीफ सजेस्ट हैज बीन इग्नोर्ड ड्यू टू रेसिज्म। यानी टिग्रे क्राइसिस क्या है, टिग्रे संकट क्या है और WHO के प्रमुख ने इस पूरे संकट की ओर ध्यान न देने को लेकर रेसिज्म को एक बड़ा कारण क्यों बताया है, नस्लवाद को, रंगभेद को एक बड़ा कारण क्यों बताया, इसी को लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इथोपिया में जातीय संघर्ष के इतिहास पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि आधुनिक औपनिवेशिक युग की शुरुआत 15वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। यानी यही वो युग था जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने छोटी छोटी शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया था। ये पूरा युग समाप्त हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक युग की समाप्ति हुई। लेकिन जब ये युग समाप्त हुआ तो दुनिया की लगभग 1/3 आबादी पर विदेशी शक्तियों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। यानी दुनिया की लगभग 1/3 आबादी को विदेशी शक्तियों द्वारा, खासतौर पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। लेकिन इस समय भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ साम्राज्य ऐसे थे जिन्हें कोई भी शक्ति अपने नियंत्रण में नहीं ले सकी थी। कोई भी ये क्षेत्र औपनिवेशिक प्रक्रिया से बच गए थे, कोलोनियलिज्म प्रक्रिया से बच गए थे, किसी भी देश की कॉलोनी नहीं बने थे। इन्हीं देशों में, इन्हीं साम्राज्यों में सबसे प्रमुख था इथोपियाई साम्राज्य। इथोपियाई साम्राज्य किसी भी देश का गुलाम नहीं बना था। यानी जिस तरह से भारत पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था, उस तरह से इथोपियाई साम्राज्य को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सका था। नियंत्रित न किए जाने की वजह से इथोपियाई साम्राज्य समय के साथ आगे बढ़ता रहा और आसपास के अन्य क्षेत्रों पर इसका नियंत्रण स्थापित होता रहा। जब इसका विस्तार होता रहा तो इसकी वजह से अलग अलग एथनिसिटी के लोग शामिल होते रहे, अलग अलग जातीयता के लोग इस पूरे साम्राज्य में मिलते रहे। लेकिन इसकी एक विशेष बात यह थी कि इस पूरे साम्राज्य में अम्हार एथनिसिटी के लोगों का सबसे प्रमुख शासन था, सबसे ज्यादा वर्चस्व था। इस पूरे साम्राज्य में कई अन्य तरह की एथनिसिटी के लोग भी मौजूद थे, लेकिन इसमें भी जो अम्हार लोग थे, जो अम्हार एथनिसिटी के लोग थे, उनका सबसे ज्यादा वर्चस्व मौजूद था। और जो अन्य तमाम एथनिसिटी के लोग थे, उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाता था, उनके साथ एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह व्यवहार किया जाता था। इसके बाद आया सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इस समाप्ति के बाद ही इथोपियाई साम्राज्य में इट्रिया को भी शामिल कर लिया गया। वही इट्रिया जो इससे पहले यूरोपीय उपनिवेश था। अब जब इट्रिया को इथोपियाई साम्राज्य में शामिल कर लिया गया तो वहां के लोगों के साथ भी इस तरह का सेकंड क्लास सिटीजन का व्यवहार किया जाने लगा, उनके साथ भी दुर्व्यवहार होने लगा। इसी दुर्व्यवहार को देखते हुए एक संगठन का गठन किया गया जिसका नाम था EPLF, यानी इट्रियाई पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। इस पूरे फ्रंट का प्राथमिक उद्देश्य, इस पूरे संगठन का प्राथमिक उद्देश्य इट्रिया को इथोपियाई साम्राज्य से अलग करना था और इट्रियाई एथनिसिटी के जो लोग थे उनके हितों की रक्षा करना था। इसके बाद आया साल 1975। साल 1975 में इथोपिया में क्रांति देखने को मिली और इथोपिया में कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया गया। इस कम्युनिस्ट सरकार का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल
मेंगिस्तु हैले मरियम। लेकिन जब कर्नल मरियम सत्ता में आए तो उस समय तक इथोपिया में जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पर पहुंच गया था। अलग अलग जो एथनिसिटी के लोग थे वो सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने आपस में संगठन स्थापित कर लिए थे और लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे। इसी पूरी स्थिति में जब कर्नल मरियम सत्ता में आए तो उन्होंने अपने विरोधी लोगों को दबाना शुरू कर दिया। अपने जो विपक्षी लोग थे जो उनका विरोध कर रहे थे उन लोगों को दबाना शुरू कर दिया और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक सैन्य अभियान की शुरुआत की गई, जिस सैन्य अभियान को इथोपिया में रेड टेरर के नाम से जाना जाता है। इस पूरे सैन्य अभियान के दौरान विरोध करने वाले हजारों लोगों की मृत्यु कर दी गई, हजारों लोगों पर उत्पीड़न किया गया, लोगों के साथ यौन अपराध किए गए, खासतौर पर महिलाओं के साथ यौन अपराध किए गए, लोगों को मार दिया गया, हजारों लोगों की मृत्यु कर दी गई। इसी अवधि के दौरान एक नए संगठन का गठन किया गया, एक नया समूह सामने आया, जिस नए समूह का नाम था टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जिसको टीपीएलएफ के नाम से भी जाना जाता है। और मौजूदा समय में ये संगठन काफी महत्वपूर्ण है। टिग्रे क्राइसिस को समझने के लिए ये टीपीएलएफ संगठन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये संगठन जिस समय गठित किया गया था, इसका प्राथमिक उद्देश्य टिग्रे क्षेत्र में टिग्रे जातीयता के लोगों के समूहों की, टिग्रे लोगों के हितों की रक्षा करना था। यानी टिग्रे लोगों के जो इंटरेस्ट थे उनके इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाना था। अब क्योंकि उस वक्त तक इथोपिया में कम्युनिस्ट शासन था, तो ये जो ईपीएलएफ थे, ईपीएलएफ और टीपीएलएफ, ये दोनों एक साथ आ गए और दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और दोनों ने इथोपिया की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। इथोपिया की कम्युनिस्ट सरकार ने भी इन दोनों संगठनों के खिलाफ, इसके अलावा इथोपिया में उस समय जो अन्य तमाम तरह के एथनिक संगठन मौजूद थे, एथनिक ग्रुप्स मौजूद थे, उनके खिलाफ अपनी पूरी सैन्य ताकत लगा दी। और इस पूरे अभियान के दौरान ऐसे कई रिकॉर्ड सामने आते हैं कि इस अभियान के दौरान जो इथोपिया की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा शुरू किया गया था, उसके दौरान लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन इस पूरे अभियान के दौरान ईपीएलएफ और टीपीएलएफ की जो शक्ति थी वो कम नहीं हुई, उनकी क्षमता लगातार तेजी से बढ़ती रही और समय के साथ ईपीएलएफ और टीपीएलएफ और ज्यादा मजबूत होते रहे। इसके बाद आया साल 1991। साल 1991 में इथोपिया के जो भी जातीय समूह थे, जो भी एथनिक ग्रुप थे, वो सभी एथनिक ग्रुप एक साथ आए, जिसमें ईपीएलएफ और टीपीएलएफ भी शामिल थे। ये समूह एक साथ आए और इन समूहों ने इथोपिया की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और इस लड़ाई का अंत हुआ साल 1991 में, जब सभी जातीय समूहों ने एक साथ मिलकर इथोपिया की कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जब कम्युनिस्ट शासन समाप्त हुआ तो वहां पर जो ईपीएलएफ था, इट्रियाई पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, उसने इट्रिया को एक अलग देश, एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया। अब जब ईपीएलएफ अलग हो गया, इट्रिया एक अलग देश बन गया, तो इसके बाद वहां पर इथोपिया में कई छोटे छोटे जातीय समूह बचे और इन जातीय समूहों में जो सबसे ताकतवर था, जो सबसे वर्चस्वशाली था, उसका नाम था टीपीएलएफ, यानी टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। और यहीं से शुरुआत होती है टिग्रे संकट की। तो ये तो बात हुई इथोपिया के जातीय संघर्ष की। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं टिग्रे संकट की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, यानी टिग्रे संकट क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि सैन्य शासन की समाप्ति के बाद, कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति के बाद, वो इथोपिया में जो भी जातीय समूह बचे थे, जो भी जातीय संगठन बचे थे, एथनिक ग्रुप्स बचे हुए थे, क्योंकि ईपीएलएफ पहले ही बात जा चुका था, तो ऐसे में इथोपिया में मौजूदा समय में टीपीएलएफ सबसे ज्यादा मजबूत संगठन था। तो इन सभी संगठनों ने एक साथ मिलकर एक नए फ्रंट का गठन किया, जिस नए फ्रंट को इथोपिया पीपल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से जाना जाता है। अब इस फ्रंट का नेतृत्व कर रहे थे उस समय के उस फ्रंट के प्रमुख मेल्स ज़ेनावी। मेल्स ज़ेनावी इथोपिया के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। अब यहाँ विशेष बात यह है कि ये जो नया फ्रंट गठित किया गया था, ये फ्रंट कहने को तो अलग अलग समूहों का, अलग अलग जातीय समूहों का एक महासंघ था, लेकिन मुख्य तौर पर, स्पष्ट तौर पर ये जो संघ था, इस संघ में टीपीएलएफ का वर्चस्व सबसे ज्यादा प्रमुख था। टीपीएलएफ यानी टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का जो वर्चस्व था वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि ये जो टीपीएलएफ समूह था वो उस समय काफी ज्यादा ताकतवर था। और ये जो उस समय के प्रधानमंत्री थे मेल्स ज़ेनावी, वो भी टीपीएलएफ समूह से ही संबंधित थे। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि इस पूरे फ्रंट में टीपीएलएफ का वर्चस्व सबसे ज्यादा था। अब टीपीएलएफ के वर्चस्व सबसे ज्यादा होने के कारण ये भी देखा गया कि जो वहां की नई सरकार बनाई गई, उस सरकार का जो नेतृत्व था वो केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों के हाथों में मौजूद था। तो एक निरंकुशवादी सरकार का गठन हुआ। जब इस तरह की सरकार बनी तो समय के साथ ज़ेनावी की सरकार पर सत्तावादी होने का आरोप लगने लगा, क्योंकि उनकी सरकार को केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। इसके अलावा उनकी सरकार पर अपने विरोधियों को दबाने, मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने, अपने विरोधियों के खिलाफ डिटेंशन जैसे प्रावधानों का उपयोग करने का भी आरोप लगा और उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया। ऐसे में ये वही समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मेल्स ज़ेनावी ने
इट्रिया के खिलाफ एक युद्ध की भी शुरुआत कर दी, क्योंकि इट्रिया के खिलाफ इस युद्ध की शुरुआत करने का प्राथमिक उद्देश्य ये लक्ष्य था कि उस समय प्रधानमंत्री मानते थे कि जो इट्रिया है वो उन्हीं के देश का हिस्सा है और वापस उन्हें उन्हें अपने साथ एक साथ मिलाना है, ये उनका लक्ष्य है। जब इट्रिया के साथ युद्ध की शुरुआत हुई तो यह युद्ध लगभग 2 दशकों तक चलता रहा। लगभग 20 सालों तक ये युद्ध लगातार चलता रहा। जब ये युद्ध इतने लंबे समय तक चला तो जाहिर तौर पर इस युद्ध का प्रभाव इथोपिया की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला। जब इथोपिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई तो वहां के आम लोग प्रभावित हुए। जब आम लोग प्रभावित हुए तो इसकी वजह से इथोपिया में जातीय संघर्ष और ज्यादा बढ़ने लगा। इसके बाद आया साल 2012। साल 2012 में मेल्स ज़ेनावी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी टीपीएलएफ सत्ता में बना रहा और उसकी जो ताकत थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। और इस ताकत की बढ़ने की वजह से लोगों में और ज्यादा खलबली बढ़ी और जातीय संघर्ष इथोपिया में और ज्यादा बढ़ने लगा। अब जब इथोपिया में जातीय संघर्ष बढ़ने लगा तो जो फ्रंट बनाया गया था, जो नया समूह, जो नया गठबंधन बनाया गया था, उस गठबंधन में जो अन्य जातीय समूहों के लोग थे वो टीपीएलएफ से नाराज होने लगे, वो टिग्रे लोगों से नाराज होने लगे। तो इसकी वजह से साल 2018 में जब चुनाव हुए तो इथोपिया की प्रणाली में, इथोपिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। साल 2018 में इथोपिया में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जो टिग्रे एथनिसिटी से संबंधित नहीं था। इथोपिया के नए प्रधानमंत्री बने अबी अहमद। अबी अहमद मुख्य तौर पर ओरोम एथनिसिटी से संबंधित थे और इस तरह से वो इथोपिया के पहले गैर टिग्रे प्रधानमंत्री बने। जब वो सत्ता में आए तो उन्हें शांति और समृद्धि का समर्थक माना गया। कई लोगों ने मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि जो अबी अहमद हैं वो शांति के समर्थक हैं, वो इथोपिया में एक तरह से शांति स्थापित करेंगे। और उस समय टीपीएलएफ ने भी उनका समर्थन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये उन्हीं के समूह के एक सदस्य हैं, तो जाहिर तौर पर वो उनकी आइडियोलॉजी को, उनके विचारों को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर टीपीएलएफ आगे जाकर काफ़ी गलत साबित हुआ। जब अबी अहमद सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद उन्होंने टीपीएफ के प्रभाव को समाप्त करना शुरू कर दिया। अबी अहमद ने टीपीएलएफ से संबंधित लोगों को जो सरकारी पद दिए गए थे, जो सरकारी पोस्ट दी गई थी, उन लोगों को उन पदों से हटाना शुरू कर दिया। इसके अलावा टीपीएलएफ ने अपने कार्यकाल के दौरान जिन लोगों को राजनीतिक तौर पर कैद किया था उन लोगों को रिहा कर दिया गया। इसके अलावा अबी अहमद ने मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भी कई तरह के प्रावधान सुनिश्चित किए। इसके अलावा अबी अहमद ने इट्रिया के साथ भी एक शांति समझौता किया। इट्रिया के साथ शांति समझौता करने का प्राथमिक उद्देश्य जो लगभग 2 दशक से युद्ध चला आ रहा था, उस युद्ध को समाप्त करना था। लेकिन हमने पहले ही बात की कि ये युद्ध टीपीएलएफ द्वारा शुरू किया गया था, तो जाहिर तौर पर टीपीएलएफ ने इथोपिया के नए प्रधानमंत्री के इस कदम का जाहिर तौर पर विरोध किया था। हालांकि इस पूरे विरोध के बावजूद साल 2019 में इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को इस पूरे कदम को लेकर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने एक नई पार्टी का भी गठन किया। इस नई पार्टी का नाम था प्रॉस्पेरिटी पार्टी। इस प्रॉस्पेरिटी पार्टी में इथोपिया के लगभग सभी राजनीतिक समूह शामिल थे, लेकिन इस नई पार्टी में टीपीएलएफ शामिल नहीं था। टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट इस पूरी प्रॉस्पेरिटी पार्टी में शामिल नहीं था। अब ऐसी बात नहीं है कि टीपीएलएफ को इस पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। टीपीएलएफ को भी इस पूरी पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन टीपीएलएफ ने इस पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। टीपीएलएफ ने इस पार्टी में शामिल होने से बेहतर माना कि वो विपक्ष में रहेगा। टीपीएलएफ अब इथोपिया का एक नया विपक्षी दल बन गया, एक प्रमुख विपक्षी दल बन गया था। इसके बाद आया साल 2020। साल 2020 में इथोपिया में चुनाव आयोजित होने थे, लेकिन उसी समय दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत हो गई। जब दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो इथोपिया के प्रधानमंत्री ने इन चुनावों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इथोपिया में ये चुनाव कुछ समय के लिए रोक दिए गए, लेकिन जो टीपीएलएफ थी उसने इस प्रधानमंत्री के इस निर्णय का खासा विरोध किया। टीपीएलएफ का कहना था कि अबी अहमद टीपीएलएफ से चुनाव जीतने में असमर्थ हैं, चुनाव जीतने में सक्षम नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इन चुनावों पर रोक लगा दी है। अब जब चुनावों पर रोक लगा दी गई तो परिणाम स्वरूप, विरोध स्वरूप टीपीएलएफ ने टिग्रे क्षेत्र में इथोपिया की सेना के उत्तरी कमान जो कि टिग्रे क्षेत्र में मौजूद थी, उस कमान पर हमला कर दिया गया। यह हमला हुआ 3 नवंबर साल 2020 को। 3 नवंबर साल 2020 वही डेट है जब इथोपिया में एक नए सिविल वॉर की शुरुआत हुई। और इसी के साथ इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने एक युद्ध की घोषणा कर दी, एक नए युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में एक तरफ इथोपिया की सेना है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री अबी अहमद, और दूसरी तरफ है टीपीएलएफ यानी टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के लड़ाके, जो कि अपनी ऑटोनॉमी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये टिग्रे संकट की पृष्ठभूमि हुई। अब आगे बढ़ते हैं और टिग्रे क्षेत्र में मौजूदा
मानवीय संकट पर बात कर लेते हैं। यानी WHO के प्रमुख आखिर ये कह क्यों रहे हैं कि ये जो पूरा संकट है ये मौजूदा समय में दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक है, इस पर बात कर लेते हैं। तो हम पहले ही जानते हैं, अक्सर जानकारों द्वारा ये कहा जाता है कि युद्ध केवल कुछ बड़े लोगों के बीच ही लड़ा जाता है, लेकिन उस युद्ध का जो प्रभाव होता है वो छोटे लोगों पर, गरीब लोगों पर, आम लोगों पर देखने को मिलता है। और टिग्रे क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। टिग्रे क्षेत्र में आम लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं, लोगों के पास चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है, हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेवाएं भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा जो इथोपिया की सेना है, इथोपिया की सेना पर आम लोगों का उत्पीड़न करने और महिलाओं के साथ यौन अपराध करने का भी आरोप लगाया गया है। साल 2021 के जून महीने में इथोपिया की सरकार ने टिग्रे क्षेत्र पर पूरी तरह से ब्लॉकेड लागू कर दिया गया था। यानी किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने या किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, किसी भी सामान को अंदर आने या बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और इसी ब्लॉकेड के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में किसी भी सुविधा के आने या जाने पर रोक लगा दी गई थी। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में इथोपिया की सरकार द्वारा टिग्रे क्षेत्र में भुखमरी को एक हथियार के रूप में, एक उपकरण के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बीते दिनों आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों में बताया गया था कि मौजूदा समय में टिग्रे क्षेत्र में 90% लोगों को आपातकालीन खाद्य सहायता की जरूरत है। यानी तकरीबन 5.2 मिलियन लोगों को आपातकालीन खाद्य सहायता की जरूरत है। इसके अलावा 4 से 90 लाख लोग मौजूदा समय में टिग्रे क्षेत्र में अकाल की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में टिग्रे क्षेत्र में 2.6 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा है, खासतौर पर युद्ध की वजह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौजूदा समय में टिग्रे क्षेत्र एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। और इस मानवीय संकट के लिए जानकारों द्वारा इथोपिया की सरकार और खासतौर पर इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ये तो बात हुई टिग्रे क्षेत्र में मौजूदा मानवीय संकट की। अब इस मानवीय संकट के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सामरिक दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इथोपिया के अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इटरिया और सोमालिया जैसे देश भी शामिल हैं। अब जब इस पूरे क्षेत्र में सिविल वॉर शुरू होगा तो जाहिर तौर पर अगर ये संघर्ष लंबे समय तक चलता रहता है तो इसका प्रभाव इथोपिया के पड़ोसी देशों पर भी देखने को मिलेगा। और आगे आने वाले समय में ये पूरी जो स्थिति है सिविल वॉर की, जो मौजूदा समय में हमें इथोपिया में देखने को मिल रही है, ये पूरी स्थिति आगे आने वाले समय में एक क्षेत्रीय गृह युद्ध का रूप ले सकती है, एक रीजनल सिविल वॉर का रूप ले सकती है, जो कि जाहिर तौर पर एक व्यापक मानवीय संकट को पैदा करेगा। और इसका प्रभाव अफ्रीका पर हमें व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा और इससे अफ्रीका का जो विकास है वो नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगा। तो स्पष्ट तौर पर इसका जो प्रभाव होगा वो हमें आम लोगों पर तो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अफ्रीका की जो समृद्धि है, अफ्रीका का जो विकास है, वो भी इस पूरी स्थिति की वजह से बाधित होगा। अब आगे बढ़ते हैं और टिग्रे संकट और भारत के बीच संबंध को समझ लेते हैं। तो अक्सर जानकारों द्वारा इथोपिया की स्थिरता को, इथोपिया की स्टेबिलिटी को भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जाता है। दोनों देशों के संबंध मौजूदा समय में काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और दोनों देशों के मजबूत संबंधों को इस बात से समझा जा सकता है कि साल 1950 में इथोपिया भारत में दूतावास शुरू करने वाला अफ्रीका का पहला देश था। यानी दोनों देशों के संबंध मौजूदा समय में खासतौर पर इतिहास में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा भारत ने इथोपिया के गैर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा निवेश किया है, तो जाहिर तौर पर इथोपिया भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा भारत की कई कंपनियां इथोपिया में काम कर रही हैं, जो कि भारत की कई कंपनियों ने भी इथोपिया में निवेश किया है, जो कि जाहिर तौर पर इथोपिया को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। ऐसो में इथोपिया की घरेलू अस्थिरता जाहिर तौर पर भारत पर प्रभाव डाल सकती है, भारत के निवेश को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इस पूरी स्थिति को लेकर कई जानकार ये भी मानते हैं कि इथोपिया के गृह युद्ध का भारत पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में इस पूरी स्थिति को लेकर भारत की नीति वेट एंड वॉच की होनी चाहिए, यानी भारत को अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, भारत को पूरी स्थिति पर नजर रखनी चाहिए, पूरी स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन इस पूरी स्थिति में हस्तक्षेप करना कोई एक बेहतर उपाय नहीं होगा, कोई बेहतर विकल्प नहीं होगा। तो ऐसे में भारत को इंतजार करना चाहिए कि कब भारत के लिए एक बेहतर स्थिति बन सकती है। बात हुई भारत के लिए इस पूरे टिग्रे संकट के क्या मायने हैं। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सोमाली, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी जिबूती, ऑप्शन डी माली। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा एक मेंस का प्रश्न भी है। प्रश्न है कि टिग्रे संकट क्या है। इस संकट के परिणाम स्वरूप भारत और इथोपिया के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। आपको इस प्रश्न का जवाब 250 शब्दों में लिखना है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।